Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 1st August 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about States Reorganization Act of 1956. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, समझते हैं कि आखिर ये जो टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का, उसके आने के चांसेस आने वाले एग्जाम में ज़्यादा क्यों हैं। तो आपको पता है कि लैंग्वेज बेस्ड कन्फ्लिक्ट या कंट्रोवर्सी चल रही हैं अलग अलग स्टेट्स में। कर्नाटका में हमने देखा, वहाँ पे कई सारे छोटे मोटे इंसिडेंसेस ऑफ वायलेंस हुए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। उसके अलावा तमिलनाडु में हमने लगभग 2-3 महीने पहले देखा था कि हिंदी लैंग्वेज के इम्पोजिशन को लेकर के वहाँ पे खूब सारा प्रोटेस्ट हुआ, 3 लैंग्वेज फार्मूला को रिजेक्ट किया गया। महाराष्ट्र में वी आर विटनेसिंग दीज डेज कि मैनी हिंदी स्पीकिंग पीपल, नॉन मराठी स्पीकिंग पीपल आर बीइंग टारगेटेड बाय सम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। तो लैंग्वेज बेस्ड कन्फ्लिक्ट या कंट्रोवर्सी जो है वो अभी इम्पॉर्टेंट इशू बना हुआ है। दैट इज वाई द पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस एरिया इज हाई। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हाल फिलहाल में तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि साहब ने क्रिटिसाइज किया है द लिंग्विस्टिक डिवीजन ऑफ इंडियन स्टेट्स पोस्ट इंडिपेंडेंस। भारत के अंदर जो स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, इस पूरे कॉन्सेप्ट को, अप्रोच को क्रिटिसाइज किया है तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि साहब ने। उन्होंने कहा है कि इससे हो क्या रहा है कि जो एक पर्टिकुलर स्टेट एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के आइडिया के अराउंड बनाया गया, फॉर एग्जांपल कन्नड़ लैंग्वेज के अराउंड बनाया गया कर्नाटका। अब वहाँ पे जो दूसरे भाषा बोलने वाले लोग हैं उनको सेकंड क्लास सिटीजन का स्टेटस दिया जा रहा है। तो जो भी स्टेट जिस मेजर लैंग्वेज के अराउंड रीऑर्गेनाइज किया गया पोस्ट इंडिपेंडेंस, वहाँ पे उस लैंग्वेज के अलावा जो दूसरे लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं उनको वो डिग्निफाइड ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। दे आर बीइंग ट्रीटेड एज सेकंड क्लास सिटीजन। सो दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न एंड इट कैन हैव ओवरऑल नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड फ्रेटर्निटी ऑफ द कंट्री। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा देखते हैं कि आखिर क्या हुआ आज़ादी के बाद, क्यों स्टेट्स को लिंग्विस्टिक ग्राउंड्स पे रीअरेंज किया गया पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में वी विल बी लुकिंग इनटू स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एंड स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारा संविधान इट वाज ब्रॉट इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, उस टाइम में हमारे देश के अंदर टोटल 28 स्टेट्स थे दैट वे आर कैटेगराइज इनटू 4 ग्रुप्स। पार्ट ए, ये वो स्टेट्स थे जो पहले ब्रिटिश प्रोविंसेस हुआ करते थे। पार्ट बी, स्टेट्स हु वर अर्लियर प्रिंसली स्टेट्स। उसके अलावा पार्ट सी, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज। एंड पार्ट डी, अंडमान एंड निकोबार विच वाज आल्सो अ सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया बट पुट इनटू अ सेपरेट कैटेगरी, पार्ट डी। तो इस तरीके से 28 स्टेट्स थे। बट ये स्टेट जो हैं वो मेनली ब्रिटिश एरा के टाइम से जो अरेंजमेंट्स किए गए थे उन्हीं को मोर और लेस अडॉप्ट कर लिया गया पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब आज़ादी के बाद जब हमारा संविधान भी अडॉप्ट हो गया तो फिर अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रीजन्स में हमारे देश के एक डिमांड उठने लगी कि द स्टेट्स मस्ट बी रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक ग्राउंड्स। लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि आज़ादी के टाइम में जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तब भारत के लोगों ने अपने इंटरनल डिफरेंसेस, लैंग्वेज बेस्ड या कल्चर बेस्ड डिफरेंसेस को नेग्लेक्ट करते हुए यूनाइट होकर के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को लॉन्च किया और उसमें मास स्केल पे पार्टिसिपेट किया। बट वंस इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस, ब्रिटिशर्स वेयर गॉन, then now people from several pockets of the country wanted to protect their cultural as well as linguistic interest, and thus the demand of reorganization of the states on linguistic ground got prominence। तो ये जब खूब डिमांड उठने लगा आज़ादी के जस्ट बाद ही, तो 1948 में भारत सरकार ने एक कमीशन बनाई, धार कमीशन, जिसको
ये काम दिया गया टू इवैल्यूएट कि वेदर स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए या नहीं। धार कमीशन ने स्टडी करने के बाद इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। धार कमीशन के हिसाब से स्टेट्स शुड नॉट बी रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि इससे फिर देश की नेशनल इंटीग्रिटी पे नुकसान हो सकता है। अलग अलग स्टेट्स लैंग्वेज के अराउंड बनेंगे तो फिर वो अपने ही लैंग्वेज पे ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे और आपस में फिर हॉस्टिलिटी बढ़ सकती है, नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को नुकसान हो सकता है। तो धार कमीशन के रिपोर्ट को वापस से स्टडी करने के लिए एक और कमेटी बनाई गई भारत सरकार द्वारा, JVP कमेटी। इट स्टैंड्स फॉर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पत्ताबी सीतारामैया। ये 3 लोगों की कमेटी ने धार कमीशन के रिपोर्ट को स्टडी किया और उसके बाद अग्री भी किया कि हाँ, धार कमीशन का जो रिकमेंडेशन है वो सही है। स्टेट शुड नॉट बी रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक ग्राउंड। बट भारत के अलग अलग हिस्सों में ये डिमांड टू रीऑर्गेनाइज स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक ग्राउंड मजबूत होता रहा। दिस डिमांड केप्ट ऑन गेनिंग मोमेंटम। और इसी दौरान आंध्र प्रदेश, जो करंट स्टेट है आंध्र प्रदेश, उस टाइम तक आंध्र प्रदेश बना नहीं था, तो जो करंट स्टेट है आंध्र प्रदेश, वहां के एक लीडर थे, कांग्रेस के ही लीडर थे, उनका नाम था पोटी श्रीराम लुलू। पोटी श्रीमा लुलू, वो हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए फॉर डिमांडिंग ए सेपरेट स्टेट फॉर आंध्रा पीपल। तेलुगु स्पीकिंग लोग, जो लोग तेलुगु बोलते हैं, अब साउथ इंडिया में तो 4 मेजर भाषाएं, बाकी तो और भी अलग भाषाएं हैं, 4 मेजर भाषाएं हैं, मलयालम, तमिल, कन्नड़ एंड तेलुगु। उस टाइम में क्या था कि एक प्रोविंस था या एक स्टेट था, मद्रास स्टेट। मद्रास स्टेट जो करंट डे तेलंगाना और तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश को मिला करके बना था। अब मद्रास स्टेट से एक अलग स्टेट बनाने की डिमांड कर रहे थे कांग्रेस के कुछ लीडर्स इंक्लूडिंग पोटी श्रीरामुलु, एंड ही वाज ऑन हंगर स्ट्राइक। 56 दिनों तक हंगर स्ट्राइक किया उन्होंने। वो तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए एक अलग से स्टेट बनवाना चाहते थे आउट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी। वो एक अलग से तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए आंध्रा स्टेट बनवाना चाहते थे। 56 दिनों के भूख हड़ताल के बाद इनकी डेथ हो गई। उसके बाद से ये मूवमेंट और पावरफुल हो गया और भारत सरकार को मजबूरी में आंध्र प्रदेश एक अलग स्टेट बनाना पड़ा, कार्विंग इट आउट ऑफ मद्रास प्रोविंस। एंड दैट इज हाउ द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया on linguistic basis was created in the form of आंध्र प्रदेश on 1st October 1953। और जब आंध्र प्रदेश बन गया, एक स्टेट बन गया ऑन लिंग्विस्टिक ग्राउंड, तो फिर इस तरह के डिमांड्स और भी जगहों पे आने लगे कि हमारा भी एक अलग से स्टेट बनना चाहिए, हमारा लैंग्वेज अलग है। और फिर जब इस तरह के मैसिव डिमांड्स आने लगे भारत के अलग अलग हिस्सों से, तो फिर भारत सरकार ने एक और कमीशन बनाया, फजल अली कमीशन, इन 1953। तो आंध्र प्रदेश बना 1953 अक्टूबर में। दिसंबर में फजल अली कमीशन बनाना पड़ा भारत सरकार को। इस कमीशन का ऑफिशियल नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इट वाज हेडेड बाय फजल अली जी, बट इट आल्सो हैड मेंबर्स लाइक KM पानीकरन, HN कुंजरू। इस कमीशन ने अपना रिपोर्ट लगभग 2 साल में सबमिट किया ऑन सितंबर 1955। फजल अली कमीशन के हिसाब से स्टेट्स कुड बी रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लैंग्वेज बेसिस, यानी कि स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज बेसिस पे किया जा सकता है, बट लैंग्वेज शुड नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। लैंग्वेज के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, कि भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट्स मैनेज कर पाएंगे कि नहीं एडमिनिस्ट्रेशन वाइज, उसका भी ध्यान रखना है। इकोनॉमिक वायबिलिटी, ऐसा ना हो कि स्टेट्स बहुत बड़े हो जाएं या बहुत छोटे हो जाएं, इतने छोटे छोटे स्टेट्स बना दीजिए लैंग्वेज के बेसिस पे कि फिर इकोनॉमिक लॉसेज होने लगे। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करने के लिए फिर अलग अलग तरीके के पहले टैक्सेस हुआ करते थे। अब उस कारण से अगर इतने छोटे छोटे स्टेट्स बन जाएंगे तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन या कोऑपरेशन जो है वो डिफिकल्ट होने लगे। इकोनॉमिक वायबिलिटी को भी ध्यान में रखना है, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी ध्यान में रखना है। तो पॉइंट इज कि फजल अली कमीशन deviated away from Dhar Commission's recommendation and it agreed
कि language can be one of the basis for reorganization of the state, but it cannot be the only basis for reorganization of states. The other basis should be administrative convenience, economic viability, cultural and historical background. फजल अली कमीशन ने यह भी रिकमेंड किया कि ये जो क्लासिफिकेशन है ए बी सी डी कैटेगरी ऑफ द स्टेट्स वो खत्म किया जाना चाहिए. रादर स्टेट्स शुड बी कैटेगराइज्ड इनटू स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज. और फिर फजल अली कमीशन के रिकमेंडेशन को मान लिया गया. फजल अली कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे फिर भारत सरकार लेकर के आई स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, जिसकी मदद से फिर कई सारे स्टेट्स बनाए गए. यू सी 1956 से पहले किस किस तरीके के स्टेट्स थे भारत में, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी वाले स्टेट्स, और 56 में जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया उसके बाद से अलग अलग स्टेट्स बना दिए गए, जैसे पंजाब वगैरह, ये सारे स्टेट्स बनाए गए आफ्टर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956. इट लेड टू दिस फजल अली कमीशन, दैट वाज स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, लेड टू क्रिएशन ऑफ स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956. भारत सरकार ये कानून लेकर के आई और कानून की मदद से फिर भारत के इंटरनल बाउंड्री को रीअरेंज किया गया, जिसमें कई सारे नए स्टेट्स बनाए गए ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, जैसे कि केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, ईटीसी. साथ ही साथ इन स्टेट्स के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनी रहे, इसके लिए जोनल काउंसिल्स भी बनाए गए. 5 जोनल काउंसिल्स भी बनाए गए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल जोनल काउंसिल. अब जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, जिसके मदद से स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया, भारत के इंटरनल बाउंड्री को रीअलाइन किया गया मेनली ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस. इसके फायदे भी हुए कुछ. बेनिफिट ये हुआ कि इट हेल्प्ड इन मेंटेनिंग इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. देखिए, जब कोई डिमांड कर रहा हो, एक पर्टिकुलर तरह की डिमांड आ रही हो एक एरिया से, और इस डिमांड को मीट कर दिया जाए रीजनेबल तरीके से, तो फिर उस एरिया से होने वाले अननेसेसरी प्रोटेस्ट या फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म किया जा सकता है. तो भारत के अलग अलग हिस्सों से डिमांड आ रही थी कि स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाए ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, और फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की मदद से स्टेट्स वेयर रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस. तो जो सेक्सेशनिस्ट टेंडेंसीज हैं, अलगाववाद की टेंडेंसी, यानी कि भारत को तोड़ने वाली जो टेंडेंसीज हैं, वो काफ़ी हद तक टेम हो गई, ख़त्म हो गई. सेकेंड एआरसी ने एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में सेक्सेशनिस्ट टेंडेंसीज अलग अलग तरीके की देखी गई, यानी कि अलगाववाद, भारत से अलग होने की जो इच्छा है कुछ कुछ एरियाज में देखने को मिली है, जैसे नागालैंड में, पंजाब में, कश्मीर में. बट नॉन ऑफ दीज सेक्सेशनिस्ट टेंडेंसीज वेयर ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कि हमारा लैंग्वेज अलग है इसलिए हम एक अलग देश बनाना चाहते हैं. ऐसा नहीं था. द टेंडेंसीज वेयर ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी, रिलीजन या टेरिटरी, बट नॉट लैंग्वेज. तो कहीं ना कहीं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 हेल्प इन टेमिंग सेक्सेशनिस्ट टेंडेंसीज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. रीजनल एस्पिरेशंस पूरे हुए. लोगों की इच्छा थी कि ठीक है, हम भारत का हिस्सा तो हैं ही, साथ ही साथ हमारा लैंग्वेज भी प्रोटेक्टेड हो, रिकॉग्नाइज हो, उसके अराउंड स्टेट बने. तो रीजनल एस्पिरेशंस पूरे हुए. इम्पॉर्टेंट जो लैंग्वेज है देश की, उनको कंजर्व करने में मदद मिली. एंड ओवरऑल द आइडिया ऑफ मेंटेनिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो हो पाया विथ हेल्प ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. डाइवर्सिटी भी है, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग भाषाएं हैं, तो डाइवर्सिटी भी है. येट सिंस रीजनल एस्पिरेशंस वेयर फुलफिल्ड, तो फिर उसके आगे सेक्सेशनिस्ट टेंडेंसीज बढ़ी नहीं, अलगाववाद की टेंडेंसी बढ़ी नहीं. तो दैट हेल्प्ड इन मेंटेनिंग यूनिटी विथ डाइवर्सिटी इन इंडिया. बट चैलेंजेस भी हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के, और सबसे बड़ा चैलेंज आज के इस आर्टिकल डिस्कशन की शुरुआत में ही हमने देख लिया, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट नॉन स्पीकर्स. तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि साहब ने जो कहा है कि किसी भी स्टेट को जब एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के अराउंड बनाया जाता है, तो वहाँ पे उस भाषा के अलावा दूसरी भाषा बोलने वाले लोग जो हैं, उनको मिस ट्रीटमेंट झेलना पड़ता है कभी कभार. जैसे महाराष्ट्र के अंदर हिंदी लोगों को, हिंदी भाषी लोगों को झेलना पड़ रहा है, कर्नाटका में एंड लाइकवाइज. तो सेकेंड क्लास सिटीजन का स्टेटस कभी कभार अकॉर्ड होता है टू पीपल हु आर नॉन स्पीकर ऑफ दैट प्रोमिनेंट लैंग्वेज अराउंड विच द स्टेट हैज़ बीन क्रिएटेड. इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे दो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग एक साथ रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल बेलगावी डिस्ट्रिक्ट
दैट इज एट द बॉर्डर ऑफ कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। वहाँ पे कन्नड़ बोलने वाले लोग भी हैं, मराठी बोलने वाले लोग भी हैं, और यही कारण है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में हमेशा कन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि बेलगावी डिस्ट्रिक्ट किसको बिलोंग करना चाहिए, कर्नाटका को या महाराष्ट्र को। ट्राइबल लोगों के भी अपने कंसर्न्स हैं, क्योंकि ट्राइबल लोग एक पर्टिकुलर एरिया में काफी लंबे समय से रह रहे हैं, बट उनकी भाषा और कल्चर जो है वहाँ के प्रीडोमिनेंट पॉपुलेशन से अलग होती है। अब क्या होता है कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर स्टेट बन गया अराउंड ए पर्टिकुलर लैंग्वेज, बट ट्राइबल्स की लैंग्वेज तो अलग है, एंड नाउ दीज ट्राइबल्स फेस डिस्क्रिमिनेशन। समटाइम्स दे आर मेड टू फील लाइक एन आउटसाइडर डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर इंडिजिनस कम्युनिटी एंड लिविंग in that particular region for many years, even for 1,000 years, yet they are sometimes told that they are outsiders. So tribals have their own concern. They have to face discrimination because of creation of state on the idea of language. And economic and administrative inconveniences भी हैं। बहुत बार languages के basis पे states बना दिए गए, बट फिर उनको एडमिनिस्टर करना, मैनेज करना कठिन हो जाता है। जैसे कई सारे स्टेट्स हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सबको लैंग्वेज के बेसिस पे बना दिया गया, बट यहाँ पे इकोनॉमिक वायबिलिटी का ध्यान नहीं दिया गया कि दीज स्टेट्स डू नॉट हैव मच ऑफ द रिसोर्सेज ऑन देयर ओन, सो हाउ दे विल बी एबल टू सस्टेन देयर इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इसका ध्यान नहीं दिया गया। एंड दैट इज वाई दीज स्टेट्स आर सफरिंग इकोनॉमिकली। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंसेज एंड economic conveniences are have been neglected sometimes in the name of language. So that is a concern with respect to State Reorganization Act. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज टेम दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे ऐसा सवाल इस साल पूछा जा सकता है, इसके चांसेस ज्यादा हैं। एग्जामिन हाउ स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट एड्रेस लिंग्विस्टिक एंड रीजनल एस्पिरेशंस एंड क्रिटिकली एनालाइज इट्स इम्पैक्ट ऑन नेशनल इंटीग्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। तो क्रिटिकली एनालाइज बोल रहा है, तो आपको पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों बताने होंगे कि इसका क्या फायदा हुआ नेशनल इंटीग्रेशन पे, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी पे, क्या नुकसान हुआ है। तो आप स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट के बारे में बता देना, थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बताते हुए, फजल अली कमीशन वगैरह बताते हुए, फिर इसके पॉजिटिव नेगेटिव्स दोनों बता देना। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इशूज रिगार्डिंग सरोगेसी लॉ इन इंडिया। Important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, also useful for our GS paper 4 ethics and integrity. देखिए, सरोगेसी is one of the different assisted reproductive technology available. तो assisted reproductive technology जो एक बिगर टर्म है, पहले वो समझते हैं। assisted reproductive technology simply means all the medical procedures that helps an intending couple to have a child, to conceive a child. ये ऐसे कपल की मदद करते हैं ये मेडिकल प्रोसीजर्स, वो जो कपल नेचुरल तरीके से चाइल्ड कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कई सारी चीज़ें की जाती हैं। हैंडलिंग ऑफ एग्स, स्पर्म्स, उनका फिर उनको फर्टिलाइज कराया जाता आउटसाइड द वीमेंस वूम एंड ऑल। तो बेसिकली ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, होते तो इसमें कई सारे मेथड्स हैं, बट 3 मेन प्रोसीजर्स हैं। एक होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें विमेन से एग लिया जाता है, मैन से स्पर्म लिया जाता है, और फिर उस एग को फर्टिलाइज किया जाता है आउटसाइड द वूम्ब ऑफ द वुमन, और फिर वो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रॉयो बनता है, दैट एम्ब्रॉयो इज प्लांटेड इनटू वुमन यूटेरस, इंटेंडिंग मदर्स यूटेरस। एक होता है इंट्रा यूटेराइन insemination, IUI, where the sperm of the intending father is directly placed into the uterus of the mother. तीसरा होता है सरोगेसी। सरोगेसी मेनली तब अडॉप्ट किया जाता है प्रोसेस जब जो इंटेंडिंग मदर है वो अपने वूम्ब में बच्चे को नहीं सस्टेन कर पाती है, कंसीव कर पाती। उस केस में सम अदर वुमन इज यूज्ड एज ए सरोगेट। जैसे ये इंटेंडिंग कपल है, इस लेडी के एग्स को लिया गया, इस मैन के स्पर्म को लिया गया, इस लेडी के एग को इस मैन के स्पर्म की मदद से फर्टिलाइज कराया गया, वो जो एम्ब्रॉयो बना उसको प्लांट कर दिया गया इनटू द वूम्ब ऑफ सम अदर लेडी, जिसको कहा जाएगा सरोगेट लेडी इन दिस पर्टिकुलर केस। तो अलग अलग तरीके के असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज आ गए हैं। अब भारत सरकार ने साल 2021 में 2 अलग अलग कानून लाए, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2021 एंड सरोगेसी एक्ट ऑफ 2021, इन ऑर्डर टू रेगुलेट सो मेनी ऑनगोइंग एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी।
क्योंकि भारत में कई सारे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी वाले क्लिनिक्स या ART वाले बैंक जहाँ पे स्पर्म, गैमेट्स, एग्स फ्रोजन करके रखे जाते थे, इस तरह के कई सारे सेंटर जो हैं वो मशरूम हो रहे थे, एंड दे वेर बीइंग रन इन ए वेरी अनरेगुलेटेड मैनर। उनके प्रोसीजर्स को रेगुलेट करने के लिए, स्टैंडर्डाइज करने के लिए लाया गया ART एक्ट ऑफ 2021। इसमें कई सारी बातें की गई कि कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, कमीशनिंग पेरेंट्स इज इंपॉर्टेंट, यानी कि अगर IVF किया जा रहा है, IUI किया जा रहा है, तो इन दोनों का रिटन कंसेंट होना चाहिए। राइट ऑफ द चाइल्ड बॉर्न थ्रू ART, अगर किसी भी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू चाइल्ड बॉर्न होता है तो उसके फादर, मदर, पेरेंट्स, यही दोनों कपल कहे जाएंगे। हो सकता है दे माइट नॉट बी द बायोलॉजिकली पेरेंट, जैसे हो सकता है इनका स्पर्म ना लिया गया हो, किसी और का स्पर्म लिया गया हो, या इनका एग ना लिया हो, किसी और का एग लिया गया हो, जैसे विकी डोनर मूवी में दिखाया गया है। येट द पेरेंट्स ऑफिशियली विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज द कमीशनिंग कपल ओनली। साथ ही साथ डोनर ऑफ स्पर्म या एग, उनकी भी एज डिटरमाइन की गई। तो बेसिकली हेल्थ रिलेटेड तमाम चीज़ें इंश्योर कराई गई थ्रू दिस लॉ, ताकि किसी भी पार्टी जो इस असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में पार्टिसिपेट कर रही है उसके हेल्थ के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। तो ART एक्ट अलग से लाया गया टू रेगुलेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट सरोगेसी, क्योंकि सरोगेसी एक और भी सीरियस मामला है। तो सरोगेसी वाली ART एक्टिविटी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने के लिए एक दूसरा कानून लाया गया, सरोगेसी एक्ट ऑफ 2021। सरोगेसी एक्ट में सबसे जो महत्वपूर्ण प्रोविजन है वो ये है कि ओनली ऑल्ट्रूइस्टिक सरोगेसी इज अलाउड, कॉमर्शियल सरोगेसी हैज बीन बैंड। अब पैसा ले करके नो लेडी कैन बिकम अ सरोगेट मदर, कॉमर्शियल सरोगेसी हैज बीन बैंड। भारत के अंदर भारत के सोशल मोरालिटी के हिसाब से सरोगेसी एक्ट लाया गया है। तो ये मैं अलग से इसलिए बता रहा हूँ, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया एथिक्स में कि एथिक्स पेपर पढ़ाते वक्त कि एथिक्स एक्ट्स एज ए बेस एंड लॉ इज अ सुपर स्ट्रक्चर। लॉ विल बी फॉलोड ओनली व्हेन एथिक्स एज ए बेस इज देयर टू सपोर्ट इट। अब भारत की जो सोशल मोरालिटी है वहां पे मदरहुड इज कंसिडर्ड टू बी वेरी सैक्रोसैंक्ट, बहुत ही सैक्रेड चीज मानी जाती है मदरहुड, और उसका कॉमर्शियलाइजेशन हो रहा था बिफोर दिस लॉ। तो फिर उसको बैन किया गया अंडर दिस सरोगेसी एक्ट ऑफ 2021। सिर्फ ऐसे लेडी ही सपोर्ट कर सकती है, सरोगेट की तरह काम कर सकती है, जो इन कपल को जेन्युइनली हेल्प करना चाहती है, बिना पैसे की इच्छा रखे हुए, अल्ट्रुइस्टिक तरीके से। पैसे की इच्छा रख करके कॉमर्शियल सरोगेसी अलाउड नहीं है भारत में। तो only altruistic surrogacy is allowed, commercial surrogacy is banned, and this has been brought in line with India's social morality, where motherhood is considered to be very sacrosanct, and that is why motherhood का commercialization या एक माँ के womb का commercialization is considered to be unethical, and that is why this law has banned commercial surrogacy. उसके अलावा जो लोग भी हैं, सरोगेट मदर है चाहे इंटेंडिंग पेरेंट्स हैं, उनको लेकर के काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन, जैसे इंटेंडिंग कपल के लिए रिस्ट्रिक्शन है कि दे मस्ट बी इंडियन सिटीजन, दे मस्ट बी मैरिड, वुमेन की एज होनी चाहिए बिटवीन 23 to 50, मैन की होनी चाहिए 26 to 55, दे मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम प्रूवन मेडिकल इनफर्टिलिटी, they so do not have their own surviving biologically adopted child except in case that their child is medically या physically challenged। उस केस में उनका एक बच्चा है पहले से भी, तो भी वो एक सरोगेसी के थ्रू एक दूसरा बच्चा कर सकते हैं। और इसी तरीके से लॉट ऑफ कंडीशंस हैव बीन इम्पोज्ड ऑन द सरोगेट मदर टू, कि सरोगेट मदर का अपना खुद का एक बच्चा होना चाहिए, तभी जाकर के वो दूसरे अपने क्लोज रिलेटिव की मदद करेगी ऑल्ट्रुइस्टिक मैनर में। उसका एज जो होना चाहिए वो 25 से 35 के बीच में होना चाहिए, ताकि सरोगेट मदर के हेल्थ के ऊपर भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। लेकिन ओवरऑल ये कानून में इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, जैसे द एक्ट एक्सक्लूड्स अनमैरिड मैन या डिवोर्स्ड मैन या विडोड मैन या ट्रांस पर्सन या होमोसेक्सुअल्स फ्रॉम हैविंग चाइल्ड थ्रू ART सर्विसेज। Only those couples who are unable to conceive for more than 1 year
कैन बी अलाउड टू गो फॉर सरोगेसी। तो इस कानून ने इतने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं लोगों के ऊपर कि डिस्पाइट अवेलेबिलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी, ये दोनों कानूनों ने इतने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं कि नाउ पीपल आर नॉट एबल टू हैव चाइल्ड डिस्पाइट अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्टिव लॉ। और यही कारण है कि बहुत सारे पिटिशंस फाइल किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। यही है करंट न्यूज इन दोनों कानून के अगेंस्ट, ART 2021 एंड सरोगेसी लॉ 2021 के अगेंस्ट कई सारे पिटिशंस फाइल कर दिए गए सुप्रीम कोर्ट में। मेनली पिटिशंस फाइल करने वाले लोग वो हैं जिन्होंने अपना इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट साल 2021 यानी कि इस कानून आने से पहले से शुरू करा दिया था। बट आफ्टर दिस लॉ दे ऑल्सो हैव बिकम इनएलिजिबल and now they are not able to have child for whatsoever factor. For example, जैसे इसमें एज लिमिट है कि मैन की एज 26 से 55 साल होनी चाहिए, वुमेन की 23 से 50। मान लीजिए सम लेडी इज ऑफ 51 ईयर्स ऑफ एज या मैन इज ऑफ 56 ईयर्स ऑफ एज, दैट पर्सन कैन नॉट, दैट कपल कैन नॉट गो फॉर सरोगेसी। तो कई सारे इस तरह के कपल्स हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दिया अगेंस्ट दिस लॉ। मेनली पिटिशंस में आर्ग्यू किया गया है कि दिस लॉ हैज बीन अप्लाइड इन रेट्रोस्पेक्टिव मैनर। कानून लाया गया 2021 में, लेकिन जो लोग पहले से ट्राई कर रहे थे IVF का, उन लोगों के लिए भी अब IVF की ऑप्शंस को क्लोज कर दिया गया। या फिर जो लोग पहले से सरोगेसी का ट्राई कर रहे थे, उनके लिए भी अब सरोगेसी का ऑप्शन को क्लोज कर दिया गया। सो दिस लॉ हैज बीन अप्लाइड इन रेट्रोस्पेक्टिव मैनर। ये लोग ये भी आर्ग्यू कर रहे हैं कि दिस लॉ इज वायलेटिंग आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। Why someone who is more than age of 55 या in the case of women more than 50 should not be allowed to have a child through surrogacy? कहीं ना कहीं ये एक इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहा है। दोज हु आर यंगर कपल उनके लिए लॉ है, जो ओल्डर कपल है उनके लिए लॉ नहीं है। तो इस ग्राउंड पे भी आर्ग्यू किया जा रहा है कि इट इज क्रिएटिंग इनइक्वालिटी। आर्टिकल 21 को भी लाया गया है कि कहीं ना कहीं इट इज लिमिटिंग द रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल्स, उनकी पर्सनल लिबर्टी रिस्ट्रिक्ट हो रही है। अगर वो बच्चा चाहते हैं और टेक्नोलॉजी है, तो व्हाई शुड दे नॉट बी अलाउड टू हैव अ चाइल्ड थ्रू दिस टेक्नोलॉजी जस्ट बिकॉज देयर एज इज नॉट इन अ डिफाइंड फ्रेमवर्क, इन अ डिफाइंड रेंज। उसके अलावा इनका कहना है कि देयर इज नो ग्रैंडफादर क्लॉज इन दिस पर्टिकुलर लॉ। देखिए, ग्रैंडफादर क्लॉज क्या होता है किसी भी कानून में? जब भी कोई नया कानून लेकर के आती है सरकार, तो जनरली वो कहती है कि ये कानून 3 साल बाद से अप्लाई होगा, या ये कानून उन लोगों के ऊपर अप्लाई होगा आफ्टर 2 ईयर्स 3 ईयर्स जो ऑलरेडी इस प्रोसेस में हैं। तो इस तरीके के जो भी क्लॉज होते हैं उसको कहा जाता है ग्रैंडफादर क्लॉज, जहाँ पे एक ट्रांजिशनल सेफगार्ड दिया जाता है कि जो लोग ऑलरेडी ये प्रोसेस में हैं, जैसे मान लीजिए कुछ भी इस तरह कानून लाया गया, तो बोला जा सकता है कि जो लोग अभी तक इस प्रोसेस में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, उनके लिए कानून 2 साल बाद अप्लाई होगा, 3 साल बाद अप्लाई होगा। तो इस तरीके के प्रोविजंस को कहा जाता है ग्रैंडफादर क्लॉज, विच इज नॉट देयर इन दिस पर्टिकुलर लॉ। बट भारत सरकार ने क्या काउंटर किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये जो आर्टिकल 14 का वायलेशन कहा जा रहा है वो अनजस्टिफाइड है। ये जो एज का लिमिटेशन लगाया गया है वो आर्बिट्ररी लिमिटेशन नहीं है। द एज लिमिटेशन हैज बीन पुट फॉर इंश्योरिंग प्रॉपर मेडिकल सेफ्टी ऑफ द इंटेंडिंग कपल एज वेल एज टू बी बॉर्न चाइल्ड एज वेल एज सरोगेट मदर, कि उनके हेल्थ पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो इस कारण से आर्टिकल 14 का वायलेशन की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। आर्टिकल 14 का वायलेशन तब होता है जब कोई आर्बिट्ररी डिस्टिंक्शन किया जाए। यहाँ पे डिस्टिंक्शन जो है इट इज बेस्ड ऑन सम लॉजिक, मेडिकल लॉजिक। अब मामला ये जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, खूब बहस हुई, पिटिशनर से अपने आर्गूमेंट दिए, सरकार ने अपने आर्गूमेंट दिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को अभी सुनाने से मना किया है। सुप्रीम कोर्ट हैज रिजर्व द वर्डिक्ट ऑन पिटिशंस चैलेंजिंग the age cap in surrogacy law. That is the news. The news is not that important, yet we have revised the surrogacy law, ART law and some ethical issues associated with it. GS पेपर 4 में कभी कभार अप्लाइड एथिक्स से भी प्रश्न आ जाता है, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ एथिक्स अप्लाइड इन डिफरेंट एरियाज। वहां पे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो सरोगेसी कानून है इसके क्या क्या एथिकल इंपरेटिव्स हैं कंसीडरिंग द सोशल मोरालिटी इन इंडिया। वहां पे आपको बताना है बेसिकली कि ये जो अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी का मामला है, कॉमर्शियल सरोगेसी को बैन किया गया, इट इज इन लाइन विथ इंडियाज सोशल मोरालिटी वेयर भारत में मदरहुड इज कंसिडर्ड टू बी वेरी सैक्रोसैंक्ट। उसके अलावा ये एथिकलिटी इस कानून में क्या है कि सरोगेट्स के राइट्स के प्रोटेक्शन की बात की गई है, प्रॉपर हेल्थ प्रोविजंस लगाए गए हैं ताकि जो टू बी बॉर्न चाइल्ड है उसके हेल्थ के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। बट कुछ एथिकल कंसर्न्स भी हैं। ओवर
एक्सेसिव रिस्ट्रिक्टिव नेचर के कारण दिस लॉ इज नॉट बीइंग अवेलेबल टू मेनी कपल। उसके अलावा आपने नाम के लिए बैन कर दिया है कॉमर्शियल सरोगेसी, बोल दिया अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी होगा, बट हाउ विल यू इंश्योर इट कि इस सरोगेट ने पैसे नहीं लिए हैं? तो देयर आर स्टिल द केसेस ऑफ अंडरग्राउंड कॉमर्शियलाइजेशन, ये सब देखने को मिल रहा है। तो कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि कानून को और स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है ताकि इसके प्रोविजन जो है वो इंप्लीमेंट हो इन लेटर एंड स्पिरिट। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द यूएस टू बिल्ड ऑयल रिजर्व्स इन पाकिस्तान, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। कल भी हमने देखा था कि कैसे एकाएक से सरप्राइजिंगली यूएस एडमिनिस्ट्रेशन अंडर डोनाल्ड ट्रंप हैज कम अप विथ 25% टैरिफ अगेंस्ट इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू द यूएस, एंड नाउ दिस इज रिफ्लेक्टिंग अ रिफ्ट बिटवीन इंडिया एंड द यूएस। भारत और यूएस के बीच में पिछले 15 सालों से आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस देखने को मिल रहा था, अब वहां पे एक रिफ्ट साफ साफ देखने को मिल रहा है, एक डिफरेंसेस या डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लगातार क्रिटिसाइज किया है पिछले कुछ दिनों में। ही सेड ब्रिक्स विच इज एन एंटी अमेरिकन ग्रुपिंग, उसका मेंबर है भारत। भारत रसिया के साथ भी खूब सारा ट्रेड करता है, मेनली ऑयल इंपोर्ट करता है, और इन सब कारणों से डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज इम्पोज्ड 25% टैरिफ ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स टू द यूएस। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि देयर विल बी एन एडिशनल पेनल्टी ऑन इंडिया फॉर इट्स ट्रेड टाइज विथ रसिया। अब कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का, कि ये जो सरप्राइजिंग टैरिफ्स लगाए हैं यूएस ने भारत के ऊपर, इस कारण से भारत का ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट 6% के नीचे जा सकता है। करंट प्रोजेक्शन ऑफ आरबीआई फॉर इंडियाज ग्रोथ रेट इज 6.5%। फाइनेंस मिनिस्ट्री के हिसाब से भारत का ग्रोथ रेट 6.3 टू 6.8 हो सकता है इस साल में 25-26 में, बट अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि बिकॉज ऑफ दिस सडन टैरिफ भारत का जीडीपी रेट माइट गो बिलो 6%, क्योंकि भारत खूब ट्रेड करता है अमेरिका के साथ। इट इज द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, भारत के लिए अमेरिका इज द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, और खूब सारा हम एक्सपोर्ट करते हैं, वी हैव ट्रेड सरप्लस विथ अमेरिका। सो कहीं ना कहीं एकाएक से टैरिफ रेट बढ़ने से भारत की इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट तो आएगा। एक और सरप्राइजिंग स्टेटमेंट दे दिया है, शॉकिंग स्टेटमेंट आप रादर कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, कि नाउ US will develop a massive oil reserves in Pakistan। तो US पाकिस्तान have signed an oil deal जिसके अंतर्गत US will develop massive oil reserves in Pakistan। और फिर भारत के लिए सरकास्टिकली, थोड़ा सा मजाक उड़ाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि वो दिन भी दूर नहीं है जब पाकिस्तान विल स्टार्ट सेलिंग ऑयल टू इंडिया। ऑफ कोर्स ऐसा तो हम कभी करेंगे नहीं जो हम पाकिस्तान से तेल खरीदेंगे, लेकिन सरकास्टिकली डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि हम पाकिस्तान को ऑयल में इतना रिच बना देंगे कि फिर भारत को मजबूरी में पाकिस्तान से तेल खरीदना होगा। सो ये साफ साफ दिख रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन थी इतने सालों से, वो अब धीरे धीरे टूट रही है। तो इंडिया यूएस के ऊपर अगर कोई मेंस में सवाल आता है तो वहां पे ये सारी बातें आप पासिंग रेफरेंस में लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट चीफ मिनिस्टर्स जीवन अनुप्रेरणा स्कीम दैट हैज बीन एक्सपेंडेड, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो असम कैबिनेट की हाल फिलहाल में मीटिंग हुई, चेयर्ड बाय चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब। कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जैसे कि फाइनेंशियल एड विल बी गिवन टू द डिसीज्ड वर्कर इंगेज इन वाटर सप्लाई स्कीम। तो वाटर सप्लाई स्कीम के अंतर्गत जिन वर्कर्स की डेथ हुई उनके परिवारजनों को फाइनेंशियल एड दिया जाएगा। 24/7 ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर बदरपुर टाउन। दीज न्यूज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तीसरा न्यूज इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सपेंशन ऑफ चीफ मिनिस्टर जीवन अनुप्रेरणा स्कीम। क्या है चीफ मिनिस्टर जीवन अनुप्रेरणा स्कीम, पहले वो समझते हैं। इस जीवन अनुप्रेरणा स्कीम के अंतर्गत असम सरकार प्रोवाइड कर रही है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू रिसर्च स्कॉलर्स, ताकि असम स्टेट के अंदर जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो उनको थोड़ा हेल्प मिल पाए और वो अपने रिसर्च एक्टिविटीज़ पे फोकस कर पाए। तो R&D एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए चीफ मिनिस्टर्स जीवन अनुप्रेरणा स्कीम लाया गया। इसके अंतर्गत जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा 25,000 रुपये का। जो दिव्यांग रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा 40,000 रुपये का। अब करंट न्यूज ये है कि जीवन अनुप्रेरणा स्कीम को फर्दर एक्सपैंड कर दिया असम सरकार ने। नाउ all full-time current research scholars including divyang young scholars will be provided benefit under Jeevan Anuprerna scheme. So earlier the beneficiaries
were only 1300 under this scheme. Now, as per the expansion revised norms, now there will be 9953 beneficiaries. Overall असम सरकार 26 करोड़ रुपए के आसपास खर्च करेगी ऑन जीबॉन अनुप्रेरणा स्कीम. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. कुरिल आइलैंड्स डिस्प्यूटेड बिटवीन जापान एंड रसिया. आर्टिकल 39 में कहीं भी साफ साफ लिविंग वेज सीधा सीधा नहीं लिखा है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. रिमेनिंग 3 आर करेक्ट. यहाँ पे तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.